बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश में अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए या अगर वो चाहता है कि वो उसकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाए, अप्रोप्रिएट लेवल पे पहुंच जाए, अपर इनकम ग्रुप कैटेगरी में आ जाए, वो देश इकोनॉमिकल सुपर पावर बन जाए, देश से गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, अशिक्षा खत्म हो जाए, सबका एक रामबाण उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करिए, बिजनेस बढ़ाइए, व्यापार करिए। और जितना ज़्यादा आप व्यापार करेंगे इंटरनेशनली, विदेशों के साथ जितना ज़्यादा व्यापार करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा देश प्रॉस्पेरस होगा और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का। आप सभी को पता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों कहलाता था सोने की चिड़िया? क्या था खास बात ऐसा? क्या सोना खेतों में उगता था? क्यों सोने की चिड़िया कहलाता था? क्योंकि हमारे यहाँ उस समय ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि दुनिया के सारे व्यापारी, यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, अफ्रीका से, सारे लोग यहाँ आते थे और अपने देश से सोना लेके आते थे, हीरे जवाहरात लेके आते थे, बहुमूल्य धातुएं लेके आते थे और हमें वो देते थे। और उसके बदले यहाँ से वो सामान, स्पाइसेस, क्राफ्ट की चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ और सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाते थे। तो इसलिए धीरे धीरे हमारा देश सोने की चिड़िया बन गया था। पूरी दुनिया से सोना आता था और हिंदुस्तान में आके जज्ब हो जाता था। एक बहुत पुरानी नाविकों ने किताब लिखी थी, किताब का नाम आगे लिखा होगा स्लाइड में, मैं भूल रहा हूँ, तो जिसमें जो मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला एक रिटन एग्जाम्पल है, जो मतलब प्रॉपर तरीके से लिखित अवेलेबल है हमारे पास। उसमें भी यही लिखा है उन अज्ञात नाविकों ने कि पूरी दुनिया का सोना घूम फिर के आके हिंदुस्तान में आके जज्ब हो जाता था, मतलब यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता था और यहाँ से लोग सारे स्पाइसेस और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैंडक्राफ्ट की चीज़ें हैं और जो यहाँ पे मिलती हैं, जो उगती हैं यहाँ के खेतों में, वो सब ले जाते थे। जिसकी वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे गोल्ड का एक्यूमुलेशन बहुत हो गया है और गोल्ड और सिल्वर का एक्यूमुलेशन इतना ज़्यादा है कि हमें लगातार यूरोपियंस ने बहुत लंबे समय तक लूटा और हमारा इंटरनेशनल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन अप टू 50% था एक समय में, वो घट के 1% पे आ गया जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए। पहले ग्लोबल जीडीपी में एक समय जब मतलब मौर्य डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी वगैरह चल रहा था, जिसको हम देश का स्वर्ण काल कहते हैं, गुप्त वंश को, तो उस समय ये माना जाता है कि वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 50% होता था। तो अगर वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 50% होता था और जब से अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया, यहाँ की इकोनॉमी को हाईजैक किया और घटते 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 हमारा ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 1% हो गया। इतना खराब स्थिति में हम लोग पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उन लोग क्या करते थे कि पहले जब तक वो व्यापार करने के लिए आए थे हमारे देश में, आगे बढ़ते हैं स्लाइड में, फिर स्टोरी आगे आपको बताते हैं। ये शुरुआत होती है जब यूरोपियन नाविक इंडिया की खोज में निकले, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से भारत की खोज में निकले, जिसमें से आपको पता होगा कि एक वास्को डी गामा भी था और एक क्रिस्टोफर कोलंबस भी था। दोनों लोग भारत की खोज में निकले थे। तो वास्को डी गामा तो हिंदुस्तान पहुंच पाया, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो भटकते हुए गलत जगह पहुंच गए, इंडिया नहीं थी वो। तो उन्होंने सोचा कि हम अमेरिका पहुंच गए हैं, इंडिया पहुंच गए हैं, तो इसीलिए वहाँ के जो वहाँ के मूल निवासी मिले, उसने उसको इंडियन नाम दिया। तो इसीलिए वहाँ के अमेरिका के जो अभी भी मूल निवासी होते हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। ठीक है, रेड एंड चीफ का जो शू चलता है उसमें नहीं, वो लोग लाल फर वाले जो एक देखा होगा आपने लोगो बना होता है, वो रेड इंडियंस का ही लोगो है। ठीक है, तो रेड इंडियन यानी कि कोई अमेरिका की खोज में इंटरेस्टेड नहीं था उस समय, सब भारत की खोज करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था वहां से व्यापार करने से बहुत फायदा होगा। और उस समय स्टॉक एक्सचेंज था यूरोप में, यूरोप काफी विकसित था, तो उस समय वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज था। तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी कंपनी लिस्टेड होती थी, इतनी इस तरह की लिस्टिंग नहीं होती थी जैसे अभी आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है। अभी अदानी विल्मर की आईपीओ ने तो गजब कर दिया है, हमने उसके बारे में कई सारे पहले पोस्ट वगैरह डाले भी हैं। उस तरह की लिस्टिंग नहीं होती थी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता था, लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करते थे। और कोई भी ऐसी कंपनी जिसका नाम होता था ईस्ट इंडिया कंपनी, इस नाम से अगर कोई कंपनी बनाई जाती थी तो बहुत ज़्यादा बबल बन जाता था उसमें, लोग उसके शेयर में इन्वेस्ट करते थे, चाहे काम कुछ भी ना कर रही हो वो। तो लोगों ने पैसा कमाने के लिए जबरदस्ती की कंपनियां बनाई यूरोप में, उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट से कुछ ना कुछ व्यापार करेंगे, इंडिया के साथ कुछ व्यापार करेंगे। लोग नाम सुन के ही इन्वेस्ट करने लगते थे कि अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी है, बहुत पैसे कमा के देगी। बाद में बबल बस्ट हो जाता था कि पता चलता था यार काम तो कुछ करती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि रिलायंस पावर के साथ हुआ था कि बता रहे मैं ये करेंगे वो करेंगे और आईपीओ करके लोगों से पैसे ले लिए, लेकिन
एग्जीक्यूट नहीं हो पाया प्लान, स्ट्रगल करते रह गए। तो वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा और क्रिस्टोफर कोलंबस भटकते हुए अमेरिका पहुंच गए। तो इस तरह से अमेरिका की खोज हो गई भारत की वजह से। ये है वास्को डी गामा, पुर्तगाली था। फिर उन्होंने क्या किया, और कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से बहुत सारी बनाई गई। ठीक है, देखिए डच की है, फ्रांस की है, पुर्तगीज की है। और ये वाली कौन सी है जिसमें लॉयन बना है, वो कौन सी है? ये इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने हमें गुलाम बनाया था आखिरी में। ये मैंने ईसा मसीह के जन्म से लेके और अभी तक 2000 तक का ग्राफ है, एक अप्रॉक्स, जिसमें वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज हैं, यूएसए, यूरोप, चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्ट। जिसमें आप देखें ये जो केसरिया वाली जो लाइन है वो हिंदुस्तान की लाइन है, पीली वाली। वर्ल्ड जीडीपी में मोर देन 30% का कंट्रीब्यूशन था ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, यानी कि जब क्रिश्चियनिटी शुरू हुई थी, शुरू भी नहीं हुई थी, लोग कोई क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते भी नहीं थे उस समय। हमारा देश पूरी दुनिया की जीडीपी में मोर देन 30% कंट्रीब्यूट करता था, पूरी दुनिया एक तरफ, और ये इसके पहले और ऊपर था। ठीक है, इसीलिए अलेक्जेंडर और सब लोग यहाँ पे आए थे कि हिंदुस्तान पहुंचेंगे और वहाँ पे संपत्ति हासिल करेंगे वहाँ से। वर्ल्ड जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन था। सेकंड नंबर पे चाइना था, रेड लाइन वाली जो है। उसके बाद फिर ये जो लाइट ब्लू है ये आपका पूरा यूरोप है। पूरा यूरोप मतलब जितने सारे देश हैं उनको मिला के नीली लाइन बनाई गई है। एक देश तो बहुत छोटा है, अगर ब्रिटेन की अलग बात करें, ये फ्रांस की अलग बात करें, इन सब की अलग बात करें, तो यूरोप के पूरे वेस्ट यूरोप के देश हैं। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट, ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन है। और अमेरिका तो का नामो निशानी नहीं है, जीरो पे चल रहा है। अमेरिका की कोई इकॉनमी नहीं है। 17वीं शताब्दी तक और इवन 17वीं 18वीं शताब्दी तक अमेरिका का ग्लोबल जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और 18वीं शताब्दी से अभी तक में वो अगली यानी 200 सालों में वो वर्ल्ड की सुपर पावर बन गया। देखो सीधा एकदम जंप, स्ट्रेट लाइन, सीधे ऊपर की तरफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अमेरिका ने हासिल करी और सबसे ऊपर आ गया। यूरोप कंबाइंड यूरोप से भी ऊपर आ गया, ठीक है, और अभी भी सबसे ऊपर ही है, इस समय भी लगभग सबसे ऊपर ही है। चाइना पास पहुंच रहा है इसके। 2020 की अगर बात करें तो चाइना ने, अगर पीपीपी की बात करोगे तो काट के ऊपर निकल गया है। अब इस समय अमेरिका को पीछे छोड़ के चाइना ऊपर निकल गया है, अमेरिका सेकंड पोजीशन पे आ गया है। अगर हम पीपीपी की बात करें, नॉमिनल जीडीपी में स्टिल अमेरिका ही अभी भी टॉप पे ही है, ऊपर ही है। वो हम अभी डेटा आपको साथ शेयर करेंगे। जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगे आप नोट करते रहिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में पूछ लेना। तो आप ये देखो कि लगातार हिंदुस्तान और चाइना मिलके 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 16वीं शताब्दी तक। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। ये दिल्ली सल्तनत का टाइम है। दिल्ली सल्तनत मतलब कौन लोग थे उस समय, राजा महाराजा। कुतुब मीनार का किसने निर्माण किया है? कुतुब मीनार मुगल डायनेस्टी के बहुत पहले की है, सल्तनत काल की है, अभी भी स्टिल इतनी स्ट्रांग है। वो सल्तनत काल की मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का जो था, उसके पहले दिल्ली सल्तनत, ये जो वो जब आपका मुगल्स आए थे इंडिया में तो उनका दिल्ली सल्तनत से ही मुकाबला हुआ था। और मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब सारे लोग जो थे, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन लोग को स्लेव डायनेस्टी का भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनके गुलाम थे। उन्होंने कहा था ठीक है हम वापस जा रहे हैं हिंदुस्तान से लूट मार करके, अब तुम यहाँ पे सत्ता संभालो। तो उसके गुलाम थे वो। बाद में इन्होंने, रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, फिर वो खिलजीज वगैरह आए, फिर उसके बाद मुगल एम्परर आए, बाबर ने इन्वेड कर लिया दिल्ली को, जीत लिया। तो आप ये देखो तब तक दिल्ली सल्तनत के टाइम तक ये लो ऊपर है सबसे, चाइना से भी काफ़ी स्ट्रांग था, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना ऊपर आया और फिर एक समय ऐसा आया जब शाहजहां का टाइम चल रहा था। ये ताजमहल किसने बनाया था? जो लाइन है ये शाहजहां ने बनवाई थी। तो शाहजहां के समय में फिर इंडिया ऊपर आ गया सबसे ज़्यादा, ये लो ऊपर आ गया। और शाहजहां के टाइम में फिर से ये सबसे ज़्यादा शान शौकत वाली सल्तनत थी, सबसे ज़्यादा पैसा था हमारे पास। और औरंगज़ेब के टाइम तक ये था। और औरंगज़ेब के मरने के बाद से फिर डिक्लाइन हो गया मुगल्स। फिर उसके बाद ये यूरोपियंस हावी होने लगे और हमारी इकॉनमी एकदम ध्वस्त हो गई, सबसे नीचे चली गई, हरी लाइन से, मिडिल ईस्ट से भी नीचे चली गई।
देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी नीचे चले गए। ये अभी समय है जब हमारा देश आज़ाद है 73 के आसपास, और हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं बॉटम में एकदम दुनिया के, और सबसे टॉप पे थे। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स है, ये वाली लाइन जो जैसे हम ये लोग नीचे गया तो यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू हो गया, फिर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर आया और यहाँ पे हमारा देश आज़ाद हुआ है। देखिए ये लाइन जो है 1950 पे के आसपास 47 पे, तो यहाँ पे हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद भी हम ग्रो नहीं कर पाए और नीचे चले गए। यानी अंग्रेज जब तक थे तब तक हम लोग मिडिल ईस्ट से तो ऊपर थे, उसके बाद मिडिल ईस्ट से भी नीचे चले गए। ठीक है, अब फिर देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ टर्न किया है हमारा ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन ग्लोबल इकोनॉमी का ग्राफ है। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन सारे देश के अलग अलग जीडीपी का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टर्म में। ठीक है, तो जहाँ पे 35% का कंट्रीब्यूशन था वो घट के 1% 2% पे आ गया। हाँ, ये हम लोग ने राइट हम लोग ने ये वाला पॉइंट काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी कि देखो राजा कोई हो, इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन घट रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ दूसरी चीज़ें हो रही हैं। हो क्या रहा है कि पहले हम लोग दुनिया को सामान बेचते थे और उनका पैसा हमारे देश में आता था। ठीक है, तो हम चीज़ें बेचते थे जब हम ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, एक्सपोर्ट तो हम तब भी कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पे हराया राजाओं को और दीवानी राइट ले लिए। दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट ले लिया। दीवान उसको कहते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो जब उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट ले लिया तो पहली बात तो वो लगभग बहुत हैवी टैक्स लगाते थे। जब अंग्रेजों ने देश को छोड़ा उस समय इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो वर्ल्ड का हाईएस्ट था, और जब देश आजाद हुआ, जब हमारी खुद की सत्ता आई तो वो एकदम लो पे चला गया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई था, मतलब हमें जीडीपी का बहुत हाई टैक्स मिलता था क्योंकि सभी को टैक्स देना होता था, लगान सबको देना पड़ता था। किसानों को अपनी उपज का 40-50% लगान देना होता था। जो भी अनाज वो उगाएंगे लगभग 50% वो लगान के फॉर्म में दे देते थे। ठीक है, अभी क्या है कि फार्मर्स को इनकम टैक्स से फ्री कर दिया गया है, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो इसीलिए सारे सेलिब्रिटी, सारे राजनेता सब फार्मर बन गए हैं। कोई इनकम करते हैं, फार्मिंग इनकम दिखा देते हैं। अभी हम एक के साथ बैठे होते, एक क्लाइंट था, उसका एक्सप्रेस रोड पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, पूरा टाइल्स का, और इसका बहुत बड़ा शोरूम है। तो हमने कहा कैसा क्या, कह रहा मैं तो फार्मर हूँ, हम लोग तो फार्मिंग इनकम करते हैं, हम समझ गए। ठीक है, तो ऐसे करके लोग ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। फार्म खरीद लिए हैं और उसको दिखा देते हैं फार्मिंग से आ रही है इनकम, चाहे बैरन लैंड पड़ी हो। तो हुआ क्या है, तो पहले तो 50% वो छीना, उसके बाद वो चीज पैसे तो लेते नहीं थे, तो रॉ मटेरियल दे देता था वो किसान, रॉ मटेरियल दे देता था, कॉटन दे देता था, नील दे देता था, वीट दे देता था, रॉ मटेरियल लेते थे, और रॉ मटेरियल को फिर अपनी वो जहाज़ों पे लाद के ले जाते थे, उसको प्रोसेस करके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था ब्रिटेन में, यूरोप में, तो उसको प्रोसेस करते थे फैक्ट्रियों में और बना के फिर से इंडिया मार्केट में और बाकी कॉलोनीज में बेचते थे। तो अब वो बेचते थे तो जो पैसा बचता था उनके पास 50%, उसका फिर वो सामान खरीद लेते थे और वो पैसा फिर से ब्रिटिशर्स के पास आ जाता था। तो यानी कि यहाँ ट्रेड हो ही नहीं रहा कुछ, हम लोग सामान तो दे रहे हैं लेकिन सामान वो फ्री में ले जा रहे हैं, और उसके बाद उसी को बना के बेच दे रहे हैं, उससे बाद जो पैसा मिल रहा है वो फिर से वो भी ले जा रहे हैं। तो 90% 100% वेल्थ ड्रेन कर ले रहे थे। हम लोग को पैसा ही आना, इसीलिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन एकदम से धड़ाम हो गया। अमेरिका का ग्राफ एकदम ऊपर गया और हमारा ग्राफ एकदम नीचे आया, और चाइना का साथ भी यही खेल कर दिया। चाइना का भी देखो वही हाल करा, दोनों लोग वहीं पे आ गए एक साथ। चाइना को भी कॉलोनी बना रखा था इन्होंने और इंडिया को भी बना रखा था यूरोपियंस ने, तो यही हाल हुआ दोनों के साथ। दोनों की इकोनॉमी एकदम धड़ाम हो गई। फिर चाइना ने, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट था, सख्ती करी, थोड़ा सा ग्रो करा, तेजी से ग्रो करा, उन्होंने नीतियाँ बनाई, सिंगल पार्टी था। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर उसमें क्लासेस हुए, कभी ये बना, कभी वो बना, कभी कुछ आया, तो आपस में मतभेद हुए, उसकी जगह से ग्रोथ उतनी नहीं हुई। जब कभी कम्युनिस्ट होते हैं तो ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। जैसे रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में बहुत तेजी से ग्रोथ करी थी, वो एक तरह से सुपर पावर बन गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेनिन था, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन ने बहुत अत्याचार किया और अपनी इकोनॉमी को एकदम से तेजी से ग्रोथ करा दी रशिया में। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास सुप्रीम पावर बन गया था 30-35 सालों में। तो ये कारण है हमारी इकोनॉमी के डाउनफॉल का। वही चाइना का भी हुआ।
दोनों का सेम रीजन है। क्लियर है यहाँ तक कि ट्रेड ही खत्म हो गया। अब आप चीजें जा तो रही हैं विदेशों में आपकी, लेकिन वो फ्री में ले जा रहे हैं, पैसा थोड़ा ना दे रहे हैं, उससे लगान के फॉर्म में वसूल ले रहे हैं आपसे। ये एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का, ये अभी का है, 17 से 20 के बीच की बात है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी की बात करेंगे, नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं करेंगे, तो देखिए चाइना की इकॉनमी जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी हो गई है, सबसे, फिर से अब चाइना का ग्राफ सबसे ऊपर निकल गया, ठीक है। 25 ट्रिलियन की इकॉनमी है, ये 17 का डेटा है। अप्रॉक्स $25 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है, और अमेरिका लगभग $21 ट्रिलियन की इकॉनमी है सेकंड पोजीशन पे, और इंडिया थर्ड पोजीशन पे। अगेन इतना मार खाने के बाद $10 ट्रिलियन की इकॉनमी, थर्ड पोजीशन पे आ गए हम लोग, और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ग्रोथ रेट हमारा सबसे तेज है, चाइना का भी काफी तेज है, तो हम दोनों लोग अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे बहुत जल्दी। पहले हमें किसको पीछे छोड़ना है? नॉमिनल जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ना है। जापान की नॉमिनल जीडीपी में इकॉनमी जो है 5 ट्रिलियन की है, तो 5 ट्रिलियन में हम अभी हमारा 3 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। 2026 तक हम जापान को पीछे छोड़ेंगे तो हम नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। अभी जापान थर्ड है और इसके पहले हमें जर्मनी को भी पीछे छोड़ना है, वो भी हमसे ऊपर है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में। और ब्रिटेन भी ऊपर है, ठीक है, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, 3 को पीछे छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आएंगे थर्ड पे। और वैसे परचेजिंग पावर पैरिटी में वी आर ऑलरेडी ऑन थर्ड पोजीशन, ठीक है, हमारी थर्ड पोजीशन पे रैंक चल रही है। और 2060-65 तक 70 तक हम लोग शायद और एक चाइना के बराबर होंगे या वापस इकोनॉमिकल सुपर पावर बन जाएंगे। यानी कि ये ग्राफ जो है यहाँ गया और फिर तेजी से ऊपर उठ जाएगा एक्सपोनेंशियली। बीच में कितना टाइम आएगा? लगभग आप मान सकते हैं 18वीं शताब्दी से लेके 2000 के बीच में, यानी 200 साल, अप्रॉक्स 200 साल में हम लोग सबसे नीचे जाएंगे और फिर वापस रिकवर करके ऊपर आ जाएंगे। और फिर अगले हजारों लाखों सालों तक हिंदुस्तान वापस इकोनॉमिकल सुपर पावर होगा। जैसे कि इस ग्राफ के पीछे को अगर एक्सटेंड करोगे तो यही मिलेगा आपको, पीछे की तरफ हिंदुस्तान ही इकोनॉमिकल सुपर पावर था और कोई सारे देश बराबर और हिंदुस्तान बराबर, यही था पहले, और वही वापस फिर से होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट हो गया है, हम लोग थर्ड पोजीशन पे हैं ऑलरेडी, ग्रोथ तेजी से आ रही है। और अगला, इसीलिए फाइनेंस, अगर आपने मेरी बजट वाला लेक्चर सुना होगा तो मैंने उसमें बताया था कि हम लोग ने अमृत काल में प्रवेश कर लिया है, ठीक है, और 75 साल हो गए हमारे आज़ादी को, स्वर्ण जयंती मना चुके हैं हम लोग, हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट 25 ईयर का विजन है हमारा, तो नेक्स्ट 25 ईयर जो है वो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आप लोग कितना ग्रो करोगे डिपेंड करेगा आपके अंदर स्किल्स कितनी है। ग्रोथ वही करेगा जो कॉट थ्रोट कंपटीशन में आगे बढ़ेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो अपने लिमिट्स को पुश करेगा, ठीक है। कंफर्ट जोन में बैठा रहेगा, ठीक है, ओके, आराम कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, अपने आप को एक्टिव नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, नींद को नहीं छोड़ रहा है, अपनी बैड एक्टिविटीज, बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, वो फिर लैगार्ड होता चला जाएगा। तो हम लोग अगली बहुत तेज मैराथन के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान अगेन, आप ये मानिए कि अगले 25-30 सालों में वापस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उस अगले 25-30 साल हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि हमारे पास एक और बहुत महान एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है हमारे पास? हाँ, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मैंने उस दिन बताया था आपको कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो सबसे ज़्यादा यंग है और शायद मेहनती भी है। हाँ, ये नाम है किताब का, अंगस मैडिसन, द वर्ल्ड इकॉनमी, अ मिलेनियर पर्सपेक्टिव। ये किताब थी, वो अज्ञात नाविकों ने लिखी थी, जिन्होंने ये बताया था कि हजारों हजार सालों तक हिंदुस्तान वर्ल्ड की इकॉनमी में सुपर पावर था। और अपने ग्राफ से भी देख लिया, जहाँ तक का देखो, दिल्ली सल्तनत का डेटा हमारे पास है, मुगल एम्परर का डेटा। आपको एक कमाल की बात बताएं, अकबर की ट्रेजरी में जितना पैसा था उतना 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स की खजाने में था। बहुत समय बाद 16वीं शताब्दी में अकबर था, तो अकबर की ट्रेजरी बराबर ब्रिटिशर्स की ट्रेजरी थी 18वीं शताब्दी के मिड में, जब उन्होंने लगभग पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया था। तब कहीं जाके वो अकबर की ट्रेजरी के बराबर का खजाना इकट्ठा कर पाए थे, क्योंकि वो खर्च भी बहुत होता था, युद्ध करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, एक्सपेंशन करते थे, तो उसमें खर्च भी बहुत होता था, ठीक है। और इतना लूटने के बाद भी हिंदुस्तान की जो गोल्ड और सिल्वर है वो इतना ज़्यादा है, हाउस होल्ड गोल्ड बहुत ज़्यादा है। और एक बार धोखा खाया था वॉरेन बफेट ने भी इंडिया से,
वो क्या कर रहे थे, सिल्वर पे ट्रेडिंग हो रही थी, भयानक स्पेकुलेशन हो रहा था। सिल्वर का रेट 8,000 से बढ़ते बढ़ते 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75,000 पर केजी तक पहुंच गया, 75,000 पर केजी। और वॉरेन बफेट और उनका जो कार्टेल था वो लगातार सिल्वर परचेज कर रहा था और सोच रहे थे कि बस हम डंप करेंगे इसको, 1 लाख के आसपास जाएगा, 80-90 हज़ार 1 लाख पे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो 70,000 60,000 क्रॉस हुआ तो यहाँ के लोगों का आंखें खुल गई कि अरे इतना महंगा चांदी। तो उन्होंने क्या किया कि घरों से बर्तन सिल्लियाँ निकाल के, अब वॉरेन बफेट के पास डेटा तो होगा, वो इकोनॉमिकल डेटा, उनके पास क्या पता घरों में गड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग के पास सिल्लियाँ है, बर्तन है चांदी के, यहाँ के लोग चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, उनको क्या पता। उन्होंने ला के बेचना चालू किया, एकदम चांदी क्रैश कर गई और उनको बहुत भयानक नुकसान हुआ। लेकिन वो क्योंकि वॉरेन बफेट है तो उनको वो सब जर्क सह गए, लेकिन उनको समझ में आ गया इंडिया का हिडन पोटेंशियल, और फिर चांदी बाकी नीचे कूल डाउन होकर 28, 30, 35 हज़ार पे आ गई। तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर इतना ज़्यादा है हाउस होल्ड के पास कि कोई उसका इमेजिन नहीं कर सकता है। जितने की दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो रिजर्व बैंक हैं उनके पास जितना गोल्ड होल्डिंग है उतना यहाँ पे मंदिरों के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग वैसे निकालें ऑफिशियल डेटा, तो अगर हम ये निकालें कि गोल्ड आरबीआई के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, अलग अलग जो सेंट्रल बैंक हैं उनके पास कौन सा कितना गोल्ड रिजर्व है, तो इंडिया का रैंक आएगा 10वीं पोजीशन पे है हम लोग गोल्ड रिजर्व में, हमारा सेंट्रल बैंक, बाकी सारे सेंट्रल बैंक से अगर हम कंपेयर करें तो। देखिए यहाँ पे भी इस ग्राफ में भी पता चल रहा है, ये थोड़ा बहुत 18वीं शताब्दी से ग्रीन लाइन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे खराब समय था हिंदुस्तान का, सबसे नीचे चला गया था। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा, पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ कर दिया और ये निकाला कि पर कैपिटा जीडीपी कितनी चल रही है देश की, पूरी दुनिया की। तो ये $1 ही चल रही थी 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक, $1, ठीक है। उसके बाद फिर ये बढ़ने लगी, 18वीं शताब्दी से बढ़ने लगी और लगभग इस समय $6,500 चल रही है ग्लोबल जीडीपी पर कैपिटा। मतलब पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ कर दो, पूरी दुनिया की इनकम निकाल लो, पूरी दुनिया की इनकम डिवाइडेड बाय पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, क्या निकलेगा आपको, ग्लोबल जीडीपी पर कैपिटा $6,500 के आसपास है। और ये सोर्स भी है एंगस मेडिसन, अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टस, वही ये जो नाविको ने लिखी थी किताब, बहुत बढ़िया किताब है ये, एंगस मेडिसन द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल प्रोस्पेक्टिव, ये किताब है। फिर एक और इंडियाज पैथेटिक शो 1949 से 64 के बीच का है ये हमारी पर कैपिटा इनकम है। पाकिस्तान की ये 1 पॉइंट समथिंग $, इंडिया की $1.68 और इंडोनेशिया ये करके, और जापान की 7। तो मतलब ये एक आइडिया दे रहा है कि देश को आज़ाद होने के बाद से लेके अगले 15-20 सालों में पर कैपिटा इनकम क्या थी इंडिया की। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये $1 था, एकदम से यहाँ से शूट आ गया, ये क्या हुआ एकदम से? हजारों सालों तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ और ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ। पहले क्या होते थे, सारे दुनिया के देश एक दूसरे से कटे हुए थे, ट्रेड के कोई मीडियम नहीं थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब बहुत कठिन काम होता था। कारवांस चलते थे, सब मिल के एक साथ सफ़र करते थे कि वहाँ के लिए निकलना है, रास्ते में डाकू मार देते थे, लूट लेते थे व्यापारियों को, तो ट्रेड हो ही नहीं पाता था। तो जब ट्रेड नहीं हो पाएगा तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी? तो ये ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हुई और प्लस इन्फ्लेशन भी स्टार्ट हुआ। ये जो रुपया है वो $1 था, उसके बाद $6,500 तक आया, तो मतलब हाई इन्फ्लेशन बहुत थी। ये वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी डिवैल्यूएशन हुआ करेंसी का, जिसलिए भी बहुत करेंसी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। ये है वर्ल्ड जीडीपी की रैंकिंग, इसमें आपको 66 देश दिखाई दे रहे हैं, 66 कंट्रीज, और रशिया लास्ट में है और हिंदुस्तान का कोई नामो निशान नहीं है इसमें। शुरुआत लग्जमबर्ग की है, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, कतर, ये सब हाई पर कैपिटा इनकम वाले देश हैं, ठीक है। ये थोड़ा पुराना डेटा है, 2-3 साल पुराना डेटा है, अभी थोड़ा और बढ़ गया है। ये यूनाइटेड स्टेट देखिए 65,000 पे है, सिंगापुर थोड़ा और बढ़ गया है। तो अप्रॉक्स एक रफ फिगर है, आपको यहाँ से मिल जाएगा।
जर्मनी, फिनलैंड, कनाडा, इजराइल, ये है ताइवान। ताइवान के बच्चे से जा रहे हैं। ताइवान का क्या नाम है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो ताइवान भी चाइना ही है एक तरह से, चाइना का एक छोटा सा हिस्सा। ये कोई उसने मेरे ख्याल से जैसे नहीं वो है ये आपका, जैसे ये है हांगकांग, हांगकांग कहीं लिखा है तो हांगकांग भी देखो SAR चाइना लिखा है, ठीक है। तो वैसे ही कोई इनका एक द्वीप होगा, जैसे हांगकांग क्या एक द्वीप है जो ब्रिटिश के पास का था, ब्रिटिशर्स के पास था, तो वो SAR चाइना लिखा है। तो इसे मकाओ भी एक द्वीप है, तो वहाँ की भी पर कैपिटा इनकम बहुत है। तो मतलब ये सब चाइना ही को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हांगकांग क्या है? चाइना है, ठीक है। ताइवान भी चाइना का ही पार्ट है, मकाओ भी चाइना का ही है। अब ये अलग, ये भी बात पॉइंट सही है कि पॉपुलेशन का भी इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इंडिया में देखो, इंडिया की नेशनल इनकम या GDP तो टॉप 3 पे है, लेकिन जब हमारा 150 करोड़ लोगों में वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो एक के हिस्से में $2,000 बचता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से एटलीस्ट $10,000 तो इनकम होनी ही चाहिए। इससे कम की इनकम है तो बहुत स्ट्रगल है। $10,000 मतलब साल का कितना हुआ? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए अगर नहीं कमा रहे साल का, तो फैमिली को कैसे यार क्या करोगे? तो मतलब बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ना बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा पाओगे आप, ना कहीं ढंग से कुछ खा पी पाओगे, रह पाओगे, मतलब लाइफ बहुत ही हेल है। इतना तो होना ही चाहिए। साल का अगर 7.5 लाख रुपए नहीं कोई कमा रहा है, $10,000 अगर नहीं कमा रहा है तो बेकार है फिर वो। मैं तो मानूंगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो सर्वाइव ही कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, किसी तरह से दिन काट रहा है इस प्लेनेट पे। अब इनका देखो लग्जमबर्ग वालों का $1.25 लाख, तो इनका रुपए में कितना हुआ साल का? लगभग अप्रोक्स 1 अरब पर ईयर, 80-90 करोड़ ऑन एन एवरेज लग्जमबर्गियन सिटीजन कमा रहा है हर साल। 80-90 करोड़ हर साल, ठीक ठाक वाले 1 अरब के ऊपर है। ये तो एवरेज है ना, ठीक है। तो 80 करोड़ तो एवरेज है, 1% का इन्फ्लेशन है वजह। मैंने आपको क्या बताया था कि दुनिया में सिर्फ 2-3-4% लोग ही हैं जिनके लिए पृथ्वी स्वर्ग है, बाकी सब तो उसको नर्क भोग रहे हैं। हाँ, एक चीज आपको और कमाल का डेटा बता दें, कितने लोग ऐसे होंगे, कितने परसेंटेज में बताइएगा, जिनकी नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ होगी। इनके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है इन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में। 1 से 4% के बीच ही हैं, 1 से 4% के बीच आएंगे जिनके पास 1 करोड़ रुपए, बता रहे हैं, डॉलर में नहीं बात कर रहे, 1 करोड़ की नेटवर्थ होगी। तो क्योंकि 50 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके पास शाम को पेट भरने के पैसे नहीं है। उनको पता ही नहीं शाम को भूखे पेट सोएंगे कि कुछ मिलेगा। अफ्रीका का यही हाल है, अपने पड़ोसी मुल्क, ठीक है, और सब जगह का यही हाल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पता ही नहीं है वहां पे शाम को गोली मिलेगी कि रोटी मिलेगी कि बम मिल जाएगा। सोमालिया, अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, कितने गरीब देश हैं। एक तो मैंने वीडियो देखा था डिस्कवरी से, वो लोग मिट्टी की रोटियां बना के खा रहे हैं, मिट्टी में कुछ डाल दिया और उसको खा रहे हैं पेट भरने के लिए। मतलब अन्न नहीं है उनके पास, अनाज नहीं है। हिंदुस्तान ने अभी अफगानिस्तान को अनाज भेजा है, वहां पे लोग मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है कुछ भी। पाकिस्तान कह रहा हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। इंडिया वाले कह रहे तो पहुंचाओगे नहीं, पहले खुद ही खा लोगे। हम अपने ट्रक से ही लेके जाएंगे, बस निकलने का रास्ता दे दो। कह रहे हैं निकलने का रास्ता नहीं देंगे, हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने डांट रिप्लाई कर उनको जाने दो, तब उन्होंने जाने दिया है। अब हिंदुस्तान डायरेक्टली पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। उनको अपना देश से बीच से निकल के जाने नहीं दे रहे थे, कहते आप घूम के आओ। ये देखिए, ये कंपेरिजन है इंडिया और चाइना का 2018 में। ये ब्लू लाइन, ठीक है, ये ब्लू लाइन $2,000 पर कैपिटा जीडीपी डॉलर टर्म्स में, और ये लगभग 10,000 के आसपास आ रहा है। और 1960 में लगभग बराबर थे दोनों। हम लोग के मम्मी पापा का टाइम होगा जब वो उस समय पैदा हुए होंगे, 1960 के आसपास का, तो उस समय लगभग बराबर था। और उसने इतने समय, और 1960 क्यों, ये 1980 तक बराबर था, ठीक है, 1980 तक लगभग ही बराबर है, कोई फर्क नहीं है। 80 से बस अगले पिछले ये जो 20-30 साल में गेम चेंज कर दिया चाइना ने, 20-30 साल में उसने गेम चेंज कर दिया है। ये वहीं पे चल रहे हैं केचुए की तरह। एक ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। ये 2000 से कंपेरिजन है इंडिया चाइना का, 2036 तक आगे का ग्राफ दिया हुआ है। ये येलो लाइन है, यह है लोअर मिडिल इनकम की। ग्रीन लाइन जो है, मतलब ग्रीन लाइन मतलब ये आएगा आपका अपर मिडिल इनकम $4,000 पर कैपिटा जीडीपी। फिर आएगा आपका, ये आएगा
पर्पल लाइन हाई इनकम 12,000 अबव। शुरुआती लेवल पे इंडिया चाइना का बराबर था पर कैपिटा जीडीपी, और अभी देखो 2020 में इंडिया का ये ब्लू बार है, ये चल रहा है 4,000 के आधे पे, यानी कि 2,000 पे, ठीक है, ये 2,000 के आसपास चल रहा है। और ये देखो कहाँ पहुंच रहे हैं, 12,000 के 10-12,000 क्रॉस कर रहे हैं। हाई इनकम ग्रुप पे इंटर कर दिया उसने। पॉपुलेशन बराबरी है, 5 गुना से वो ग्रो कर रहा है। हमारी इकॉनमी 3 ट्रिलियन की, उसकी 20-21 ट्रिलियन की, 6 गुना ज़्यादा हो रही है, 18-20 ट्रिलियन पे पहुंच रहा है। पर कैपिटा इनकम में भी 6 गुने का डिफरेंस आ चुका है। देश वही है, पॉपुलेशन वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो ये चलाने के तरीके पे डिपेंड करता है। और आगे के इंपॉर्टेंट ग्राफ देखो, ये ग्राफ है कि हम लोग हाउस होल्ड ऑन एन एवरेज कितना खर्च करता है किस चीज़ में। तो अगर हमारे पास 100 रुपये की इनकम होती है तो हम लोग कौन सी चीज़ किस में खर्च करते हैं, तो लगभग 18 रुपये हम लोग खर्च करते हैं खाने पीने पे, ठीक है। 24 रुपये हम लोग 24% टोटल इनकम का खर्च करते हैं हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो 24% हम लोग खर्च करते हैं ऑन एन एवरेज अपना घर का रेंट देने में, गैस में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ्यूल का बिल, ठीक है, ये सब सारे बिल देने में। ट्रांसपोर्टेशन में 13% खर्च होता है। आप लोग स्कूल आ रहे हैं, मम्मी पापा बाहर जाते होंगे, पापा घर अपने ऑफिस जाते होंगे, 10-15% इसमें खर्च होता है। ये इंडियंस पहले कम करते थे, लेकिन अभी क्या है, बाहर से जो पिज्ज़ा मंगा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं, ब्रेड मंगा रहे हैं, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट से जो खाना आ रहा है 10% 12% इसमें खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये एक जनरली सर्किल है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्च हो रहा है। 2-3 मिनट बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बहुत सिंपल ग्राफ है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये जो रेड लाइन है वो आपकी प्राइमरी सेक्टर की लाइन है, एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी सेकेंडरी सेक्टर की लाइन है, और ये जो आपकी ग्रीन लाइन है ये आपकी टर्सरी सेक्टर की लाइन है, ठीक है। ये टर्सरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर 1, और ये आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये है 1950 शुरुआत हो रही है, देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50%, किसका, इंडियन जीडीपी में। ग्लोबल की बात नहीं कर रहे, अब हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। तो इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50%, और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन 80-90%, मतलब 80-90% लोग हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। और देश की जीडीपी में 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर करता था। लेकिन समय के साथ साथ ही घटता चला गया, और ये घटते घटते लगभग 15% पे आ गया है, ठीक है। कितने पे आ गया है, 15% पे, 15%, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री लगभग 20% का, 18-20% का कंट्रीब्यूशन था, और 70-75 साल के बाद भी वहीं पे ही पड़े हैं। देखिए कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है, जहाँ पे थे लगभग वहीं पे ही हैं, ठीक है। 19-20 का फर्क आ रहा है, 20% 25% पे ही है, 20-25% पे यहाँ पे भी थे, ठीक है। देखो लाइन उसी के अंदर ही चल रही है, यहाँ से 1964 से लेके, ठीक है, 1960 से लेके अगर हम अभी तक देखेंगे तो कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है, वहीं के वहीं चल पड़े हैं, फिर वहीं आ गए। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने कुछ नहीं किया 70-75 सालों में। टर्सरी सेक्टर 30% का कंट्रीब्यूशन था, बढ़ते बढ़ते 60% पे पहुंच रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग कोई बना के कोई सामान बेच नहीं रहे हैं। जब बेचेंगे नहीं तब तक इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर का कैसे ग्रोथ आएगा। अगर आप कुछ सामान बना के बेचेंगे तभी आपकी सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ आएगी। और प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का कितना दे रही है प्राइमरी सेक्टर इस समय हमें, प्राइमरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो हमारा जो इसका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का वो अभी भी 50% ही है। तो यानी 50% लोग काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी 15% की आ रही है, ठीक है। और इवन 60% ही होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम मिला दें। तो हमारे इससे पता चल रहा है कि हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है इंडिया का, उसमें सबसे अच्छा काम किया है टर्सरी सेक्टर ने। अगर टर्सरी सेक्टर नहीं होता तो हम लोग वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं बन पाते, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। तो हम लोग फिर यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं।